आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। मैंने कई बार कहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अभिलेखों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री समझना है तो आपको इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख समझने ही पड़ेंगे। और इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख की बात मैं करने जा रहा हूं, और वो अभिलेख है गरुड़ स्तंभ लेख। आपने पढ़ा होगा गरुड़ स्तंभ लेख। तो ये गरुड़ स्तंभ लेख की बात अगर कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गरुड़ स्तंभ लेख की बात करें तो यदि गरुड़ स्तंभ लेख की हम बात करते हैं तो इसकी खोज कौन कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, खोज कौन कर रहा है? तो खोज जो है कनिंघम, यानी इसकी खोज करने वाले जो हैं वो कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये कनिंघम साहब कहीं ना कहीं इसकी खोज करते हैं 1877 में। तो कनिंघम ने 1877 में इसकी खोज की है। ये है कहां पर? तो बेसनगर विदिशा में है। कहां पर है? तो इस तरह से बेसनगर विदिशा, यानी इसकी स्थिति अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये अभिलेख जो है ये बेसनगर जिसे उस समय विदिशा कहा जाता था, और विदिशा इस समय एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इसका संस्थापक कौन है? इस अभिलेख का जो संस्थापक पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है, तो एक यूनानी राजदूत है। यूनानी राजदूत है, और यूनानी राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस। क्या नाम है? तो हेलियोडोरस। अब ये भी मैं इस पर बात करने वाला हूं। तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। इसकी भाषा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में कुल मिला के खुदा हुआ है। यानी एक प्रकार से इस गरुड़ स्तंभ लेख की भाषा और लिपि दोनों की बात करें तो इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, भाषा क्या है? प्राकृत है। और लिपि क्या है? तो लिपि ब्राह्मी है। क्लियर? तो इतनी चीजें आप लोगों को बारीक बारीक मालूम होना चाहिए। देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट जीआरएफ हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये अभिलेख आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इस अभिलेख की विशेषता क्या है? तो यह अभिलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है या प्रमाण है। यानी जो गरुड़ स्तंभ लेख है, गरुड़ स्तंभ लेख हम लोग पढ़ रहे हैं, और गरुड़ स्तंभ लेख की अगर बात करते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख, तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है इस प्रकार से बात करें तो यह भागवत धर्म का, यह भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। तो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, तो यह भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि यह हिंदू धर्म से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, यह हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है, यानी पत्थर का स्तंभ है। इसको यह भी कह सकते हैं कि यह हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। क्या है? प्रस्तर स्तंभ। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना, प्रस्तर स्तंभ का मतलब है पत्थर का ये स्तंभ लेख है। तो यह हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। अब यहां पर थोड़ी सी बातों को हम लोग समझा जाए कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से हेलियोडोरस साहब कौन है, इनको समझने का प्रयास किया जाए। तो ये हेलियोडोरस कौन है, इनको समझा जाए। तो यहां पर अपने पास है तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला। और तक्षशिला में एक शासक शासन करता है, यूनानी शासक है। एक यूनानी शासक यहां पर शासन कर रहा है जिसका नाम है एंटियालकिड्स। ध्यान रखिएगा, एंटियालकिड्स। तो ये एंटियालकिड्स जो है शासन करता है। इसी एंटियालकिड्स का जो कहीं ना कहीं राजदूत है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंटियालकिड्स का राजदूत है हेलियोडोरस। ये तक्षशिला का कुलना के जो यूनानी शासक एंटियालकिड्स है, इसका राजदूत हेलियोडोरस इस प्रकार से कहाँ आ रहा है? ये मालवा में आ रहा है। मालवा का मतलब है क्या है? यानी मालवा का मतलब बेसनगर आ रहा है। बेसनगर, बेसनगर मैंने अभी क्या कहा? विदिशा। तो मैंने अभी कहा कि हेलियोडोरस कौन है? तो हेलियोडोरस एंटियालकिड्स के राजदूत हैं। हेलियोडोरस
राजदूत था, ये राजदूत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो हेलियोडोरस है वो तक्षशिला के शासक एंटियालकिट्स का राजदूत है, और यह राजदूत इस प्रकार से कहां पहुंचता है, बेसनगर पहुंचता है, विदिशा पहुंचता है, और विदिशा पहुंचने के पश्चात यहां पर शुंग वंश का शासन है। शुंग वंश के नवे शासक, शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में ये पहुंचता है। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में पहुंचा। यानी एक प्रकार से मैंने अभी कहा कि ये जो हेलियोडोरस है वो यहां से तक्षशिला से चलता है। कहां चलता है? हेलियोडोरस यहां लिख देते हैं। और ये हेलियोडोरस इस प्रकार से यहां शुंग शासक, जो शुंग वंश के नवे शासक हैं भागभद्र, इनके दरबार में पहुंचता है। और इनके दरबार में जब यह पहुंचता है तो इस प्रकार से जो है ये इतना ज्यादा भागवत धर्म से प्रभावित होता है, क्योंकि यहां पर भागवत धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला इस समय बेसनगर में है, विदिशा में है। तो इस प्रकार से इसने भागवत धर्म से प्रभावित होकर बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना कर दी है। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही करें। तो मैंने अभी कहा कि इस तरीके से अगर देखते हैं तो ये जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस इस प्रकार से जो है हेलियोडोरस विदिशा में आता है और भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म से प्रभावित होकर इसने क्या किया? बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना कर दी। गरुड़ स्तंभ लेख, तो गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना करता है। तो गरुड़ स्तंभ लेख की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसने अभिलेख में एंटियालकिट्स को क्या कहा है? तो महाराजस कहा है। क्या कहा है? तो इसने अभिलेख में यानी बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख में अभिलेख में इसने यानी हेलियोडोरस ने अपने शासक यानी एंटियालकिट्स को क्या कहा है? महाराजस कहा है, महाराजस। तो इस प्रकार से महाराजस कहता है, यानी एक प्रकार से उसने अपने शासक को जो अभिलेख में नाम संबोधित किया है वो महाराजस कहा है। तो भागभद्र को क्या कहता है? तो भागभद्र को त्रातारस कहता है। क्या कहता है? त्रातारस की उपाधि दी है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भागभद्र को क्या कहता है? भागभद्र को अभिलेख में क्या किया है? तो त्रातारस की उपाधि, यानी एक प्रकार से उसने अपने शासक को कहीं ना कहीं महाराजस कहा है और इसी अभिलेख में भागभद्र को त्रातारस की उपाधि देता है। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहा तो वासुदेव को देवदेवस कहा है। यानी इस बात को ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख में देखते हैं तो इस अभिलेख में हेलियोडोरस की क्या उपाधि है? तो हेलियोडोरस अपने को क्या कहता है? तो भागवत कहता है, यानी भागवत की उपाधि। यानी हेलियोडोरस ने जो उपाधि धारण की है, प्रश्न आ चुका है, वो कहीं ना कहीं हेलियोडोरस ने भागवत की उपाधि धारण की, जबकि वासुदेव को क्या कहता है, यानी कृष्ण को क्या कहता है? वो देवदेवस कहता है। क्या कहता है? देवदेवस। देवदेवस मतलब देवताओं के देवता हैं। तो इस प्रकार से वो देवदेवस कहता है। वासुदेव को क्या कहा? देवदेवस कहता है। इस प्रकार से मैंने अभी कहा, इस तरीके से भागवत धर्म से प्रभावित होकर उसने स्वयं को कहीं न कहीं भागवत घोषित किया। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि भागवत धर्म का एक तरीके से पहला साक्ष्य हमको बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख में दिखाई पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख के ऊपर हमने चर्चा की। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में लेकर आ रहा हूं, छोटी छोटी क्लास लेकर आ रहा हूं, बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका काम है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।